हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को हमने पहले बताया था कि भूगोल की क्लास के साथ साथ हम एक न्यू क्लास शुरू करेंगे, वो पुरस्कार वाली। जैसे कि आज हमारे पुरस्कार की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में समझा था। आज उसी के बारे में हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल कमेटी थी, जो नोबेल कमेटी की स्थापना 1900 ईस्वी में हो गई थी। 1900 ईस्वी में नोबेल कमेटी की स्थापना हुई थी और पहली बार नोबेल प्रदान किया गया था 1901 ईस्वी में। ये नोबेल इनके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा रिवीजन करूंगा, इसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा आगे। अल्फ्रेड का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पिताजी इंजीनियर थे। ये इनके फैमिली के लगभग सभी लोग, चाचा, मम्मी, पापा, ये सभी इंजीनियर थे। तो इनके पिताजी भी क्या किए कि इन्वेंशन का काम करते थे। इनके पिताजी इन्वेंशन का काम करते थे, लेकिन ये स्वीडन में काम करते थे। स्वीडन में का जुगाड़ नहीं हो पाया या अपने इन्वेंशन में सक्सेस नहीं हो पाए, तो स्वीडन छोड़कर के ये रूस चले गए। तो रूस में वहाँ जाकर के ये काम करने लगे, वहाँ पर खोज करने लगे। इससे उनको अच्छा खासा पैसा आने लगा। फिर वो इन्होंने फैक्ट्री खोली। ये अपने भाइयों में, अल्फ्रेड नोबेल अपने भाइयों में ये चौथे नंबर के भाई थे, चौथे नंबर के लड़के थे। ये कुल 8 भाई थे। अल्फ्रेड 8 भाई हुआ करते थे और ये चौथे नंबर के भाई थे। जब ये पढ़ लिख लिए, ये 16 साल की उम्र में, अल्फ्रेड नोबेल 16 वर्ष की उम्र में केमिस्ट बन गए थे। अल्फ्रेड 16 वर्ष की उम्र में केमिस्ट बन गए थे। मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गए थे कि 16 साल की उम्र में बहुत कुछ सीख लिए। इसके बाद ये जैसे ही अपनी पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद ये अपने पिताजी की फैक्ट्री में ज्वाइन कर लिया। 1854 ईस्वी में, 1854 से 1856 तक एक क्रीमेक युद्ध चल रहा था। 1854 से 1856 तक क्रीमेक युद्ध चल रहा था। इनकी जो फैक्ट्री थी इनके पिताजी की, वो हथियार बना रही थी। उस टाइम पे, इस दौरान हथियार की यहाँ पर विश्व में सख्त जरूरत थी। तो उससे उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि उनकी कंपनी में जो हथियार बनाए जा रहे थे वो हथियार यहाँ सप्लाई हो रही थी। इसमें जैसे ये कंपनी क्या हुई, ये युद्ध बंद हुआ। 56 के बाद 1859 आते आते कंपनी इतने घाटे में हो गए कि उनके पास जो जितना सारा पैसा था पूरी तरह से खत्म हो गया। जब पैसे खत्म हो गए तो ये कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। इसके बाद नोबेल जो थे 1862 ईस्वी में अपने खुद की छोटी सी कंपनी तैयार कर ली। 1862 ईस्वी में अपनी खुद की छोटी सी कंपनी तैयार कर ली और उस कंपनी में नाइट्रोग्लिसरीन का काम चलता था, जिसमें 1864 ईस्वी में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। 1864 ईस्वी में विस्फोट हो गया, जिसके बाद इनके भाई की डेथ हो गई और उसमें काम करने वाले वर्करों की डेथ हो गई। इसके बाद ये अल्फ्रेड क्या सोचे कि ये जो विस्फोट हुआ है, इस पर कंट्रोल करने के लिए, विस्फोट तो हो लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सके, तो ऐसा कुछ ये खोज में लगे। इसके आगे चल करके 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, डायनामाइट की खोज की, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट था, डायनामाइट। 1867 ईस्वी में तो डायनामाइट की खोज की और इसके बाद 1888 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु हो गई। 1888 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हो गई। ये बताया था, ये पहले 8 भाई थे, एक भाई की यहाँ मृत्यु हो गई, अब यहाँ पर हो गई, जो बचेंगे आगे चले जाएंगे।
तो यहाँ पर 1888 ईस्वी में इनके एक भाई की मृत्यु हुई। तो न्यूज़पेपर वालों को पता चला, ऐसा लगा कि नोबेल की अल्फ्रेड की मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत। तो ये सुबह सुबह उठे और देखे कि मेरे बारे में न्यूज़ में ये इस दुनिया में ऐसा चल रहा है, तो उस चीज़ से बहुत दुखी हुए। तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि जिससे मुझे लोग मौत के सौदागर के रूप में याद ना करके बल्कि मुझे कुछ अच्छाइयों के रूप में याद करें। तो इन्होंने आगे अपने, इनके पास पैसा आने लगे थे, तो इन्होंने आगे सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूँ। फिर उन्होंने अपनी जो बिल बनाई थी, बिल मतलब जो वसीयत लिखते थे कि अब ये तो शादी किए नहीं थे, अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये लोग ये शादी नहीं किए थे, इनके कोई नहीं था क्योंकि सभी भाई लोग चले गए, अब ये अकेले बचे, कोई नहीं रहा। तो अब ये क्या सोचे कि अब मैं, मेरा जो पैसा होगा वो ऐसे कामों में यूज हो जो सबकी भलाई के लिए काम करे, उन व्यक्तियों को मेरा पैसा इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस पैसे को आगे कैसे खर्च करूँ। इसके बाद आगे चलकर ये 1893 ईस्वी में स्वीडन की कंपनी थी, 1893 ईस्वी में स्वीडन की कंपनी थी बोफोर्स, उस कंपनी में ये शेयर खरीदे और 1894 ईस्वी में जाकर के 1894 ईस्वी को वो कंपनी खरीद ली। पहले इस बोफोर्स कंपनी में, जो बोफोर्स नाम की कंपनी थी वो पहले एक स्टील प्लांट था, लेकिन जब इन्होंने ये कंपनी खरीद ली तो यहाँ पर इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन किया या दोबारा नए तरीके से उसका तैयार किया और उसमें वहाँ पर आर्च बनाने लगे। इसके बाद 1895 ईस्वी में इनकी तबीयत खराब होती है, तो 1895 ईस्वी में ये क्या लिखते हैं, अपनी वसीयतनामा लिखते हैं। 1895 ईस्वी में अपनी वसीयत लिखते हैं कि 1895 ईस्वी में अपनी वसीयत लिखते हैं और उस वसीयत में लिखते हैं कि जो पूरे विश्व के मानवता के लिए काम करेगा उनको इस पैसे का, मेरी कुल अर्जित संपत्ति का 94% जो पैसा है वो पैसा उनको पुरस्कार के रूप में दिए जाने का घोषणा किया था या अपने वसीयत में लिख के गए थे। अब जब ये लिख दिए, जब इनकी ये लिख दिए, फिर इनकी 1896 में इनकी डेथ हो गई। 1896 में यानी 10 दिसंबर 1896 10 दिसंबर 1896 की बात है कि इनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो इनकी वसीयत कोर्ट में जमा हुई। कोर्ट में जमा होने के बाद इनकी पढ़ी गई नहीं, इनके डेथ होने के पहले जब इन्होंने अपनी वसीयत लिख दी तो ये वसीयत को इनको कोर्ट पहुंचा दिया गया। इनकी वसीयत जब इनकी डेथ हुई तो इनकी वसीयत सबके सामने पढ़ के सुनाई गई। इनके पास इतना पैसा था, आप लोग सोचते होंगे कि सर कि इतना पैसा देती है सरकार एक साल में, कि एक साल में इतना पैसा देती है, इतने लोगों को देती है तो इसका पैसा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। इनके पास जितना पैसा है ना उसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो पूरा इंटरेस्ट मिला करके जो देते, केवल इंटरेस्ट का पैसा हर साल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाकी पूरा पैसा आज भी वैसे ही है। जो पहले पैसे थे इनके पास वो आज भी। जो नोबेल की शुरुआत की गई थी पहले 5 क्षेत्रों में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहले 5 क्षेत्रों में की गई थी। वो 5 क्षेत्र कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, और एक कौन सा बचता है? इकोनॉमिक्स। नहीं, इकोनॉमिक्स तो लास्ट में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति। अब एक और कौन सा बचता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी चिकित्सा, पीस यानी शांति, लिटरेचर यानी साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में पहले पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जब 1901 इसमें पुरस्कार दिया गया था तो 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो था उन्होंने बोला 1968 में घोषणा किया कि हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल अवार्ड देंगे। तो 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। क्लियर है? अब इसके आगे इसको रब कर दिया जाए।
जो नोबेल अवार्ड है, जो नोबेल अवार्ड है, 5 क्षेत्रों का नोबेल अवार्ड, 5 क्षेत्रों का नोबेल अवार्ड, 5 क्षेत्रों का कौन कौन से नोबेल अवार्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, और एक कौन सा बचता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। इन 5 क्षेत्रों का जो अवार्ड है, स्वीडन का जो किंग होता है, स्वीडन का जो किंग होता है, स्वीडन के किंग के द्वारा, मतलब स्वीडन के किंग के हाथों से नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाता है, दिलाया जाता है। 5 क्षेत्रों में जो अवार्ड है, कौन कौन से क्षेत्र? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन। इन 5 क्षेत्रों का अवार्ड स्वीडन के किंग, स्वीडन के किंग के हाथों से प्रदान किया जाता है। जबकि देता कौन है? देता कौन है? स्वीडन की नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। देता है स्वीडन की नोबेल कमेटी, लेकिन किनके हाथों से दिया जाता है? इनके हाथों से दिया जाता है। और एक जो है, एक कौन सा बचता है? शांति। एक बचता है शांति। शांति का जो अवार्ड है वो नॉर्वे, नॉर्वे की जो है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का अवार्ड दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का अवार्ड प्रदान किया जाता है। जबकि इन 5 क्षेत्रों का अवार्ड स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। किसके हाथों से दिया जाता है? स्वीडन के किंग के हाथों से दिया जाता है। जबकि यहाँ पर नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है, नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है, उसके चेयरमैन, नॉर्वे की नोबेल कमेटी के चेयरमैन के हाथों से नॉर्वे की नोबेल कमेटी के जो चेयरमैन उनके हाथों से दिया जाता है। मगर यहाँ पर जो नॉर्वे का किंग होता है ना, किंग ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे का किंग होता है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट, नॉर्वे के किंग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। जो नॉर्वे में, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो शांति का अवार्ड प्रदान किया जाता है, वहाँ पर नॉर्वे का जो किंग है वो प्रेजेंट रहता है। वहाँ पर नॉर्वे का किंग प्रेजेंट रहता है, मगर देता कौन है? नॉर्वे के जो नोबेल कमेटी के चेयरमैन है ना, उनके हाथों से दिया जाता है, इनके प्रेजेंस में। बट यहाँ पर जो स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम का जो किंग होता है उनके हाथों से दिया जाता है, क्योंकि नोबेल कमेटी के प्रेजेंस में, नोबेल कमेटी के प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या है? किसके प्रेजेंस में दिया जाता है? किंग के प्रेजेंस में दिया जाता है। देता कौन है? वहाँ का चेयरमैन के हाथों से। क्लियर है? प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख सम्मानित व्यक्ति, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? और हम पढ़ेंगे प्रमुख सम्मानित व्यक्ति, प्रमुख सम्मानित व्यक्ति। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 क्षेत्रों में अवार्ड मिला है। एक है केमिस्ट्री के क्षेत्र में और एक है फिजिक्स के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो मिला है रेडियम के लिए मिला है,
फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला रेडियो एक्टिविटी के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में जो मिला है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला है, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो मिला है वो रेडियम के लिए मिला है। मैडम क्यूरी के दो नोबेल अवार्ड मिले हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में और रेडियम के क्षेत्र, फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। फिजिक्स में मिला है 1903 ईस्वी में, और केमिस्ट्री में मिला है 1911 ईस्वी में। जो फिजिक्स का मिला था 1903 ईस्वी का अवार्ड, इनको इनके पति के साथ मिला था। इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी प्लस मैडम क्यूरी, इन दोनों को संयुक्त रूप से कौन सा अवार्ड मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। इन दोनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में अवार्ड मिला था, जबकि 1901 ईस्वी में मैडम क्यूरी को अकेले मिला था रेडियम के लिए। क्लियर है? और मैडम क्यूरी इकलौती ऐसी हैं जिनको विज्ञान की दो अलग अलग शाखाओं में, यानी साइंस की अलग अलग ब्रांच में अवार्ड मिले हैं। एक फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, एक फिजिक्स की ब्रांच में, दूसरे केमिस्ट्री की ब्रांच में। क्लियर है? इसको रब कर दिया जाए। दूसरा आता है जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन, इनको 2 बार अवार्ड मिला है, एक ट्रांजिस्टर के लिए और एक सुपर कंडक्टिविटी के लिए। ट्रांजिस्टर के लिए 1956 में और सुपर कंडक्टिविटी के लिए 1972 ईस्वी में। इनको जो दोनों बार अवार्ड मिला है, दोनों फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। एक बार ट्रांजिस्टर के लिए मिला है, दूसरा सुपर कंडक्टिविटी के लिए मिला है। एक बार 1956 में मिला और दूसरा 1972 ईस्वी में मिला। इनको दोनों एक ही क्षेत्र में मिला, दोनों फिजिक्स में मिला है, जबकि मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला था और इनको फिजिक्स और फिजिक्स में मिला है। इसका नेक्स्ट आता है फ्रेडरिक सेंगर। इनको ये भी 2 बार नोबेल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। है कौन सा? थर्ड, फ्रेडरिक सेंगर, यही है ना, फ्रेडरिक सेंगर। इनको 2 बार मिला है। इनको दोनों बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, एक बार 1958 में मिला और एक बार 1980 ईस्वी में मिला। 1980 में मिला और एक बार 1958 ईस्वी में मिला। इनको दोनों बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। 1958 में इंसुलिन के लिए काम किए थे इन्होंने। इंसुलिन के लिए काम किया था, इंसुलिन के ऊपर वर्क किया था, उसके लिए मिला था। और दूसरी बार इन्होंने डीएनए के लिए वर्क किया था, उसके लिए मिला था। बस इसमें इनके बारे में इतना याद रखना है और हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आता है इनके बाद एक एल पॉलिंग, जो भी हैं एल पॉलिंग। एल पॉलिंग, इनको इनको एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है और एक बार इनको शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। शांति के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके पहले जो मैंने बताया था दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में बताया था, और उसके पहले मैंने बताया था फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के बारे में उनको मिला हुआ था। तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में केमिकल बॉन्ड के लिए मिला है 1954 ईस्वी में।
केमिस्ट्री में 1954 ईस्वी में। किस पे वर्क किए थे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, उसके लिए मिला था। और 1962 में पीस के लिए, 1962 में पीस यानी शांति का अवार्ड मिला है इनको। शांति के क्षेत्र में मिला है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। इसमें शांति के क्षेत्र में क्यों मिला है? इन्होंने परमाणु हथियार के ऊपर वर्क किया था। क्लियर है? रब कर दिया जाए। एल पॉलिंग, हाँ, एल पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों बार जो नोबेल अवार्ड मिला है, दोनों बार अकेले मिला है, सिंगल मिला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ में मिला हो। इनको 2 बार मिला अवार्ड, दोनों अकेले मिला है। रेड क्रॉस कमेटी जो है उसको, रेड क्रॉस कमेटी को उसको 3 बार शांति का क्षेत्र का अवार्ड मिला है। एक बार 1917 ईस्वी में, दूसरा 1944 ईस्वी में, इसके बाद 1963 ईस्वी में। पहली बार 1970, दूसरी बार 1944, तीसरा 1963। पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था तब उसमें मिला था शांति के क्षेत्र में, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मिला था, और तीसरी बार 1963 में मिला था। क्लियर है? रेड क्रॉस को 2 बार मिल चुका है। 1901 में जो शांति के क्षेत्र का अवार्ड मिला था, पहला शांति के क्षेत्र का अवार्ड, उसको रेड क्रॉस के संस्थापक और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट, और इसको फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में 1901 ईस्वी में पहला शांति का नोबेल अवार्ड मिला। प्रमुख व्यक्ति जिन्हें सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड मिले हैं, या जिनके परिवार को सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड मिले हैं, ऐसे व्यक्ति, 1 मिनट के लिए मैं जरा थोड़ा पानी पी लूं। प्रमुख परिवार जिन्हें सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड प्रदान किए गए हैं वो है मैडम क्यूरी परिवार। क्यूरी परिवार में मैडम क्यूरी प्लस इनके पति पियरे क्यूरी, इनको 1903 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी के लिए संयुक्त रूप से मिला था। मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड मिला था। इसके बाद इनके बच्चे, इनकी बेटी आईजे क्यूरी, ये कौन है? बेटी, प्लस इनका जो दामाद था, इनके दामाद का नाम है फ्रेडरिक क्यूरी। इनको
1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। 1935 ईस्वी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। इनके पास सबसे ज्यादा इन्हीं को मिला है। एक परिवार में सबसे ज्यादा ये लोग हैं जिनको मिला है। ये कौन थे? फ्रेडरिक क्यूरी, ये इनके दामाद थे, दामाद। और ये बेटी थी आइज़ैक क्यूरी, इनकी बेटी, इनके पति का नाम था फ्रेडरिक क्यूरी। क्लियर है? इसको रख करते आगे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे। मलाला यूसुफजई को 2014 ईस्वी में, मलाला यूसुफजई को 2014 ईस्वी 2014 को मलाला यूसुफजई प्लस कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र का अवार्ड मिला था। मलाला यूसुफजई और साथ में कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो है, इनके ऊपर तालिबानियों ने, मलाला यूसुफजई के ऊपर तालिबानियों ने बस में आकर के इनके ऊपर अटैक कर दिया था। इनको गोली मार दी थी। तो ये उस टाइम पे पूरी तरह से एकदम ऐसा हो गया था कि ये पूरी तरह से मर गई। लेकिन इसके बावजूद ये बच गए और इनके जाके यूके में इनका ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद ये आकर के ठीक हुई और इनको फिर से ये नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति के ऊपर एक काम करने लगी। और इस कारण से इनको नोबेल, शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था, क्योंकि नारी शक्ति के लिए, मानवता के लिए, पूरे विश्व को संदेश दी थी। इस कारण से इनको वो नोबेल अवार्ड किया गया था, नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया था। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और ये 12 जुलाई को पाकिस्तान में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान की इकलौती है जिन्हें ये नोबेल अवार्ड मिला था। और इस कारण से उनके जन्मदिन को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे फिर।